नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के लेक्चर में। आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एग्रीकल्चर मार्केटिंग, कृषि विपणन। कल के लेक्चर पे हमने भूमि सुधार को देखा था। आज हम कृषि विपणन से संबंधित सारी चीज़ों को जानेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि कृषि विपणन होता क्या है। उसके बाद देखेंगे कि कृषि विपणन को एक अच्छा बनाने वाले कारक कौन से हैं। भारत के कृषि विपणन में क्या दोष हैं, किस प्रकार से इनको दूर किया जा सकता है। फिर हम पढ़ेंगे कि एपीएमसी क्या होती है, उसमें क्या क्या सुधार किए जाने की गुंजाइश है और उसके लिए कौन से मॉडल अधिनियम हैं वो लेके आए गए हैं। क्योंकि कृषि से संबंधित है तो कृषि राज्य का विषय है, इसलिए केंद्र इन पर मॉडल कानून लेके आ सकता है। इसको मानना या न मानना राज्यों पर डिपेंड करता है और उसको वो राज्य है वो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से अपने राज्य में लागू कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी हम आज के लेक्चर में लेंगे। शुरुआत करते हैं कि कृषि विपणन एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती क्या है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग में उन सभी प्रक्रियाओं को शामिल करते हैं जहां से किसान अपना उत्पाद है वो मंडी में विक्रय से लेकर के उसकी पैकेजिंग वगैरह हो करके और अंतिम उपभोक्ता तक पहुंचता है। जैसे यहाँ इसकी परिभाषा लिखी है कि कृषि विपणन में उन सभी प्रक्रियाओं को शामिल किया जाता है जिसके माध्यम से किसान अपने उत्पाद यानी फसल का बाजार में विक्रय के योग्य बनाता है। भंडारण हो गया, परिवहन, प्रसंस्करण, पैकेजिंग ये सारी चीज़ें किस में आती है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आती है। और फिर उसे बाजार में विक्रय करके उचित एवं लाभकारी मूल्य प्राप्त करने का प्रयास करता है। यही एग्रीकल्चर मार्केटिंग है। यानी जो फसल है वो खेत में निकलने के बाद उनकी फिर पैकिंग करना, उनको किसी भी साधन के ऊपर परिवहन के द्वारा मंडी तक पहुंचाना, मंडी में फिर उसकी बोली वगैरह लगवाना, उसका विक्रय करना और एक उचित और लाभकारी मूल्य प्राप्त करना, ये सारी चीज़ें किस में आती है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग में आती है, कृषि विपणन में आती है। अब हम जानते हैं कि वो कौन से कारक हैं जो एक कृषि विपणन को कुशल बनाते हैं। सबसे है कि सस्ता और तीव्र परिवहन। जब परिवहन सस्ता होगा और तेज होगा तो किसानों को इसका फायदा मिलेगा। सस्ते परिवहन से उनकी लागत है उसमें क्या है, कमी आएगी। अब क्या है कि कई किसान की फसल या उत्पाद ही उतना नहीं होता है जितना उसका मंडी में ले जाने का शुल्क लग जाता है, उसके 25% तक कई बार शुल्क लग जाता है, तो वो चीज़ें नहीं होगी। मध्यस्थों की न्यून भूमिका होनी चाहिए। मध्यस्थ किस प्रकार से काम करते हैं, मान लीजिए कोई किसान है ये हो गया किसान और ये क्या है, उपभोक्ता। इनके बीच में मध्यस्थ बहुत ज़्यादा आते हैं। किसान से जो उत्पाद है वो अत्यंत कम कीमत में खरीदा जाता है, अत्यंत कम कीमत में खरीदा जाता है। कौन खरीदेगा, ये मध्यस्थ। फिर ये इसको बेचता है, ये इसको बेचता है, ये इसको और उपभोक्ता तब जो उत्पाद पहुंचेगा, जो किसान ने उत्पादित किया था उसका मूल्य बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर मूल्य बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो जब इन चीज़ों को किसान देखता है कि मंडी में तो हमारी फसलों का मूल्य है वो अत्यंत न्यून लगाया जा रहा है, बहुत कम लगाया जा रहा है, और वही चीज़ें जब बाजार में बिकती है उन चीज़ों का मूल्य फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इससे किसान क्या होता है, हतोत्साहित हो जाता है। उसका कृषि करने में इतना मन नहीं रहता और जिसके कारण क्या हो जाता है, उत्पादन कम हो जाता है। उत्पादन कम होता है तो आपूर्ति भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आपूर्ति कम होगी तो वहाँ पर मांग बढ़ जाती है, जिसके कारण खाद्य मुद्रास्फीति, खाद्य मुद्रास्फीति क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पहले अपने यहाँ खाद्य मुद्रास्फीति किस कारण से होती थी, मांग आधारित होती थी, लेकिन आजकल खाद्य मुद्रास्फीति है वो आपूर्ति आधारित है कि आपूर्ति ही इतनी नहीं हो पा रही है जितना लोगों को चाहिए, जिसके कारण मांग बढ़नी स्वाभाविक है। तो आपूर्ति आधारित खाद्य मुद्रास्फीति है वो आजकल बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मंडी में किसान का जो उत्पाद है वो बहुत कम मूल्य में खरीदा जाता है, फिर आगे जाके जब वो प्रोसेस होकर के उपभोक्ता को मिलता है उसका मूल्य बहुत ज़्यादा होता है, तो इससे किसान क्या हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। इन्हीं चीज़ों के लिए हमें क्या करने हैं, समाधान लाने हैं। फिर कुशल और अत्याधुनिक भंडारण।
अच्छे भंडारण की सुविधा होनी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज होनी चाहिए, तभी क्या है हमें फसलों का और जो खाद्यान्न फसलें हैं उनका मूल्य ज़्यादा मिलेगा। जैसे हम टमाटर लेके गए कभी मंडी में और वहाँ पर अगर कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था नहीं है तो वो टमाटर हमारे कितने दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 7 दिन चलने वाले हैं, इतने में ख़राब हो सकते हैं। तो इसलिए क्या है वहाँ पर मूल्य कम लगाया जाता है, क्योंकि वो थोड़े बहुत टमाटर रखेंगे, फिर वो भी कहाँ टमाटर आगे कोई बड़े भंडार गृह में भेजेगा जहाँ पर उसको परिवहन लागत आएगी। तो ये सब चीज़ें हैं। किसानों की उच्च धारण क्षमता होनी चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि जिस समय मंडियों में भाव कम चल रहे हों तब किसान अपनी फसल को ना बेचे और उसका जीवन भी अच्छे से व्यतीत होता रहे। ऐसे नहीं है कि उसे अपनी दैनिक जीवन की पूर्ति के लिए भी अपने उत्पाद को बेचना पड़ रहा है कम मूल्य में, तो उसकी धारण क्षमता जो है वो अधिक होनी चाहिए। सूचना का प्रवाह तंत्र तीव्र और पारदर्शी होना चाहिए। उसे पता चलना चाहिए कि हमारे जो पास की मंडी है उसमें ये फसल कितने भाव में बिक रही है, उसके जो आगे मंडी है वहाँ पर क्या पता भाव ज़्यादा हो तो वो परिवहन लागत से भी उसको ज़्यादा भाव मिल रहा हो तो वहाँ उस मंडी में बेच सकता है वो। तो इसलिए जो सूचनाएं उसको मिलती है वो पारदर्शी होनी चाहिए। कई बार जो बिचौलिए हैं जिनको हम मुख्य रूप से आड़तिए कहते हैं, वो क्या करते हैं कि किसानों को मिसगाइड कर देते हैं कि भाई ऊपर से भाव ही नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आड़तिए कितने होते हैं, आड़तिए ज़्यादा से ज़्यादा इनकी संख्या बहुत कम होती है, 5-7 आड़तिए होते हैं एक जो छोटी मंडी होती है उसमें। अब किसानों को इनको ही अपनी फसलें हैं वो बेचनी पड़ती है। क्यों बेचनी पड़ती है कि ये ही ज़्यादातर जो किसान हैं उसके गांव के या उसके आसपास के गांव के होते हैं जो इनको एडवांस में उधार भी देते हैं जब ये कृषि करते हैं तब। तो मजबूरन इनको अपने उत्पाद उन आड़तियों को बेचने पड़ते हैं जो वो बोलते हैं उसी रेट में ज़्यादातर। फिर आड़तिए वहाँ पर मंडी में शुल्क बहुत ज़्यादा लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या है, ये एक आदर्श जो कृषि विपणन है उसमें ये चीज़ें होनी ज़रूरी है। अब देखते हैं कि हमारे भारत के अंदर कृषि विपणन की क्या स्थिति है, इनमें से क्या क्या चीज़ें भारत में विद्यमान है। तो सबसे पहले बात करें परिवहन की, तो भारत में परिवहन है वो बहुत धीमा है, खर्चीला है, खासकर से ग्रामीण क्षेत्र में। परिवहन धीमा होगा तो ईंधन की खपत ज़्यादा होगी, वैसे ही तो खर्च वहाँ पर बढ़ जाएगा। जैसे ट्रैक्टर वगैरह है और रोड भी सही नहीं है तो वहाँ पर ईंधन की खपत ज़्यादा होती है, जिससे फिर किसानों को परिवहन लागत ज़्यादा आएगी मंडी में ले जाने के लिए। मध्यस्थों की अत्यधिक, मध्यस्थ क्या है बहुत ज़्यादा है, अधिकता है। कई स्तर पर मध्यस्थ बने हुए हैं। एकदम मंडी में आड़तिए हैं, आड़तिए फिर बड़े व्यापारी को, बड़े व्यापारी फिर बड़े कंपनी को, फिर वो कंपनी प्रोसेस करके उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है। तो बीच में मध्यस्थों की भूमिका भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। पर्याप्त क्षमता वाले भंडारगृहों का अभाव है, खासतौर से खाद्यान्न फसलों के लिए तो बहुत ज़्यादा ही। किसानों की न्यून धारण क्षमता है, क्योंकि 86% किसान हैं जो सीमांत और लघु किसान हैं जिनका जीवन यापन कृषि से ही हो रहा है। दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति है वो भी वो कृषि से करते हैं या वो पहले से ही उतना उधार लेके रखते हैं, चाहे वो आड़तिए से हो चाहे वो गांव के साहूकार वगैरह से हो। वो बहुत ज़्यादा गरीब हैं, इसलिए वो ज़्यादा दिनों तक अपनी जो उत्पाद है उसको रोक कर नहीं रख सकते, उनको बाजार में विक्रय करना ही पड़ता है। फिर है सूचना प्रवाह तंत्र अत्यधिक धीमा और अपारदर्शी है। जैसे मैंने आपको बताया ही, उनको सूचनाएं कहीं से नहीं प्राप्त होती है कि फलानी मंडी में क्या भाव चल रहा है, उसमें क्या भाव चल रहा है, ये सब चीज़ें। फिर मंडियों के बीच की दूरी क्या है, बहुत ज़्यादा है। एक रिपोर्ट के अनुसार कि अगर मंडियों की दूरी है वो 5 से 6 किलोमीटर होनी चाहिए, दो मंडियों के बीच की दूरी, लेकिन वर्तमान में ये कितनी है, 21 से 22 किलोमीटर है। अब कोई किसान है वो 22 किलोमीटर तक अपना उत्पाद बेचने जाएगा और अगर उसका उत्पाद थोड़ा है तो उसकी परिवहन लागत ही ज़्यादा आ जाएगी, उसको फिर वहाँ उत्पाद बेचने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसी वजह से वो अपनी पास की मंडी में बेचता है। मंडियों में लागू बहुशुल्क प्रणाली, जैसे कोई किसान है वो मंडी में जैसे ही अपना बेचने जाता है सामान तो क्या करता है कि उतारने वाला होता है तो भाई बोले आप क्यों उतार रहे हो, हमारे पास इसके लिए मज़दूर हैं, उनको भी तो पेट पालने दो। तो वो मज़दूर वहाँ से फिर फसल, जैसे कोई ट्रैक्टर गया, कैंटर गया, उसमें से उतारते हैं। फिर उतारने के बाद बोलते हैं कटवाओ पर्ची, ढुलाई शुल्क है ये, वो ढुलाई शुल्क लेते हैं। फिर उसके बाद तुलाई शुल्क तोल के जो करता है, पल्लेदारी शुल्क, लास्ट में फिर मंडी विकास शुल्क भी लिया जाता है।
तो बहुशुल्क प्रणाली है जो किसान का क्या है पूरी तरह से शोषण करती है। इस पर एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, आप गौर से उस वीडियो को देखना। वो आपको बताएगी कि मंडियों में किस प्रकार से किसान का शोषण होता है। ये देख लीजिए वीडियो काम की वीडियो है, आपके दिमाग में ये छप जाएगी। दोन दिवसावर पोळा आलाय हे नंदूच्या साजासाठी. वर्षभर कष्ट करूनी पिकविलेस मातीतून मोती, घेऊन जा बाजाराशी नाही हव्यास पैशाची, दोन घास सुखाचे मिळावे हीच आस देवाशी. बाबू मर जाएंगे, बड़ी जाड़ा लग रहा. काय रे? बाबा मी पण येतोय कुठं? तुमच्यासोबत मोठ्या शहरात. काय मोठ्या शहरात? हा, कामाच टायमाला ताण देते. बळ घरी, शाळेत जा. चला. अरे हेलिकॉप्टर. हा? गणे, तू कसा आला? असंच उडी मारली आणि चढून गेलो. उतरू दे खाली, तंगडच तोडून हातात देतो तुझ्या. मला कधीच काही घेत नाही. मागच्या वेळी जत्रेतून फक्त गाडी घेतली होती, ती पण लाकडाची. मला हेच हेलिकॉप्टर अरे पाहिजे. अरे परतून आलो की मग घेऊ. हा, रडू नको. गण्या, इथंच थांब बरं का, जाऊ नको कुठं. ठेव तिकडे. दानाजी, 10 क्विंटल कांदा भरतोय तुझा. 50 पैसे किलोने रेट पडेल. फक्त 50 पैसे? अहो साहेब, मागच्या टायमाला तुम्ही चांगला वाढून भाव दिला होता, ₹100 दिला होता. अरे बाबा, तो टाइम वेगळा, हा टाइम वेगळा. सगळे दिवस काय सारखे असतात वय? नाही, पण 50 पैसे म्हणजे लयच कमी होते ना साहेब. अरे बाबा, मार्केट लय डाऊन चाललंय. ते बघ किती कांदा सडत पडलाय, बघितलं का? 50 पैसे म्हणजे लयच कमी होते ना. अरे तो टेम्पो भरला नाही अजून. हा, आयला खायला सांगितल्यावर लगेच उड्या मारत येशील. यावेळेस आपल्याला द्यायचं केशवराव. हा, आपल्या स्टॉल शिवाय कुठं जायचं नाही. हा, काय ठरवा बाबा, सांगा बाबा पटकन. काय भाऊ साहेब, खताचे पैसे वाढलेत, बियाच्या पण किमती वाढल्यात.
आता लावलेले पैसे पण निघणार नाही मग एवढा. अरे बाबा तुझं किती कमी कांदा आहे, जास्त असते तर देऊ शकतो ना भाव. तेव्हा केशवराव 70 क्विंटल कांदा आहे, हा त्याला मी 75 पैसे भाव देऊ शकतो ना, कारण की त्याच्यामध्ये जास्त फायदा आहे. आपली जमीन नाही ना तेवढी, पण म्हणजे काहीतरी करा, थोडी वाढवा, पैशाची गरज आहे हो मला. बर 60 पैसे किलोने लावतो, 60 पैसे याच्यावरती नाही देता येणार. बघ काय करतो सांग लवकर. हा करू का पावती? किती होतात 60 न? 600 होतात. सगळीचे? हा हा ठीक. दानाची पांढरे 1000 किलो कांदे 60 पैशांनी, 600 रुपये वजा इतर खर्च, खमाली 65 रुपये, हा तोलाई 50 रुपये, मंडी पुनर्विकास 50, हे टेम्पो भाडं 650 रुपये. 650 ते टेम्पो स्टँडर्ड रेट आहे बाबा, ते लय झाले 650. स्टँडर्ड रेट आहे ते. काय माझ्या कशात जाणार आहे का तवा? हा सगळे मिळून होतात 815. हा हा आता एकूण खर्च वजा इतर मायनस खर्च, 215. हा 215 मायनस 215. म्हणजे मीच 215 द्यायच तुम्हाला? हा द्यावी लागतील ना. असं कसं? कांदे पण आमचे आणि पैसे पण आम्हीच देऊ. आयला दानाजी तुझं पोरग लय चॅप्टर दिसतंय. हा शांत कर त्याला. ए तू शांत बैस. अहो पण साहेब, मला पण 4 पैसे भेटले पाहिजे की नाही? हा अरे बाबा रेट काय आम्ही ठरवतो का? युनियनने ठरवलेला रेट आहे ना. काय लवकर बोल, आम्हाला लय कामं पडली. अहो थोडी तरी दया माया दाखवा साहेब. घर खर्चाला दमडी नाही माझं, आणि तुम्हाला कुठून देणार मी पैसे? Make it a habit. A 10-minute AI routine every morning. You'll be unrecognized. तुझी इकडे यायची वेळ चुकली. हा एक काम कर, तुला एक नंबर देतो सावकाराचा, कमी व्याजात पैसे देईल. व्याज? नाही आता नाही घेऊ शकत मी आणखी व्याजानं पैसे. मी साहेब मी ना माझा माल घेऊन जातो वापस. हा नाही ना, तुम्ही काय बी भाव लावायला लागले. बरे आपले कांदे भर. अरे येडा का खुळा तू? मी कुठून देऊ तुम्हाला पैसे आता? बरे आपले कांदे भर. अरे तू काय म्हणजे परत घेऊन चालला होय कांदा? मग काय, मग तुम्हाला कुठून देऊ मी? हं? अरे बाबा तू हे परत घेऊन गेलास तरी तुला इतर खर्चाने हे द्यावेच लागणार आहेत. हा परत टेम्पोचं रिटर्न भाडं आहेच बोखंडी. माझं आई 215 रुपये दे आणि वय मोकळा. बाबा मला घरी जायचंय. हा अरे थांब पावती तर घेऊन जा. काय नाही होत बाबा, आपण पुढच्या पिकाला घेऊ हेलिकॉप्टर.
मेहनत पिकातून देव डोलतो शेतातून. कधी होऊनी अन्नदाता भिकारी पर्जन्याशी आर्त पुकारी. विना काय पावस. तो देखा दोस्तों कि किस प्रकार से इस किसान का मंडी में शोषण होता है, किस प्रकार से ये जो प्याज बेचने गया था तो वापस उसी से ही रुपए ले लिए जाते हैं। चाहे आप मंडी के एकदम नज़दीक से सामान लोड करके ले जा रहे हो या कहीं दूर से आ रहे हो, आपसे ट्रांसपोर्ट के स्टैंडर्ड चार्ज ही लिए जाएंगे, चाहे आपका सामान कितना ही हो उसमें। ये सारी चीज़ें क्या करती है, किसान का मंडी में भी शोषण करती है। इसी के लिए APMCs है वो लाई गई थी। अब जो कृषि बाजार या मंडी होती है वो दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं विनियमित मंडी और एक को बोलते हैं गैर विनियमित मंडी। विनियमित मंडी जो है वो राज्य या राज्य की संस्थाओं द्वारा विनियमित होती है, यानी उसके पंजीकृत होती है एक तरह से, जिसको हम APMC बोलते हैं। और गैर विनियमित मंडी होती है जो अपने आसपास बाजार लगते हैं, हाट लगते हैं पीरियोडिक, ठीक है, 15 दिन में, 1 महीने में, जिस प्रकार बाजार लगते हैं उसको गैर विनियमित मंडी करते हैं। और ये राज्य या राज्य की नियामक संस्थाओं द्वारा विनियमित नहीं होती है। इनको RPM बोला जाता है, रूरल पीरियोडिकल मार्केट। वर्तमान में ये पूरे भारत में 22,000 ग्रामीण मार्केट हैं, जिनको अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोला जाता है। जैसे पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में अपनी मंडी बोला जाता है, महाराष्ट्र में इसको हड़पसर बोला जाता है, वेस्ट बंगाल में हाट बोला जाता है, तमिलनाडु में उझावर बोला जाता है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में रायथू बोला जाता है। तो ये इसके नाम हैं, ये भी थोड़े से याद कर लेना। अब है कि कृषि विपणन में सुधार कैसे किया जाए, कैसे जो समस्याएं हमने देखी हैं उनसे हम निजात पाएंगे। तो सबसे पहले है कि नियमित मंडियों की स्थापना करनी चाहिए जो राज्य या राज्य की संस्थाओं द्वारा विनियमित हो सके, रेगुलेट हो सके। एक ही राष्ट्रीय बाजार का विकास करना चाहिए ताकि कृषि उत्पाद है वो पूरे भारत में उसकी बोली लग सके, बेचा जा सके। जैसे अभी ई-नाम प्लेटफॉर्म है वो चल रहा है अपने यहाँ इंडिया में, आगे हम उसको डिटेल में भी देखेंगे। कृषि उत्पादों का श्रेणी विभाजन एवं मानकीकरण करना चाहिए, उसकी गुणवत्ता को जांचना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोई व्यापारी आके सीधा देख के उसकी बोली लगा दे रहा है, नहीं, उसकी गुणवत्ता के मानक तैयार करने चाहिए सरकार को कि अगर इन मार्कों पर उत्पाद खरा उतर रहा है तो उसकी इतनी वैल्यू देनी ही देनी है। ये चीज़ें बाजार से संबंधित सूचनाएं उपलब्ध करवानी चाहिए, परिवहन सुविधाओं का विकास करना चाहिए, उचित भंडारण व्यवस्था रखनी चाहिए, कोल्ड स्टोरेज है वो बढ़ाने चाहिए मंडियों के अंदर, किसानों को वित्त एवं साख की सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि किसान है वो साहूकारों से, आड़तियों से ऋण लेने को मजबूर नहीं हो, उसकी थोड़ी धारण क्षमता बढ़ जाए और वो इनके शोषण का शिकार ना हो। उचित MSP का निर्धारण करना चाहिए और सरकारी खरीद की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि जो सीमांत एवं लघु किसान हैं वो भी अपने उत्पाद को MSP के ऊपर सरकारी खरीद में बिकवा सके। तो ये कृषि विपणन में सुधार के उपाय हैं। इसीलिए APMC स्थापित की गई थी 1950 के बाद से ही किसानों को कृषि विपणन में सुविधा देने के लिए। APMC की फुल फॉर्म होती है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, कृषि उत्पाद विपणन समिति। ये विनियमित कृषि मंडी होती है, आपके आसपास भी होगी, देखी होगी हमने, जो राज्य की संस्थाओं द्वारा विनियमित होती है, जहाँ किसी अपने उत्पाद का पहला विक्रय करता है, खेत से निकलने के बाद पहला विक्रय मंडी में ही करता है। कई बार क्या होता है, खेत में भी व्यापारी खरीदने आते हैं तो वहाँ पर वो बहुत कम मूल्य देते हैं उसका। आजकल क्या है, गांव में भी खरीदने आ गए हैं तो वो भी दड़ा काटते हैं एक तरह से। जैसे 1 क्विंटल आपसे कोई अनाज ले रहा है तो उसमें 1 किलो 2 किलो वेस्टेज के रूप में काउंट नहीं करेंगे, वो दड़ा काट लेंगे और थोड़ा सा जो MSP रेट चल रहा है उससे कम मूल्य पर, या जो बाजार में रेट चल रहा है उससे कम मूल्य पर आपके घर पर ही तोल के ले जाते हैं ताकि परिवहन लागत से बच जाते हो, मंडियों के शुल्क से आप बच जाते हो। तो ये सब चीज़ें प्राइवेट तौर पर भी चल रही है जिनका कोई विनियमीकरण नहीं है। लेकिन APMC में पहला विक्रय होगा जहाँ पर उसको बहुत सी चीज़ें
देनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। शुरुआत 1950 से हुई थी और लगभग 7,500 APMC भारत में अभी कार्यरत है। इनका उद्देश्य क्या था इनकी स्थापना करने का, कि किसानों के हितों की रक्षा करना और ऐसे नियम की वातावरण सृजित करना जहाँ किसानों को सुरक्षा प्राप्त हो। लेकिन यहाँ उल्टा किसानों का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है। किसानों के उत्पाद का उचित और लाभकारी मूल्य उसको प्राप्त हो जाए। जो ये हमने वीडियो देखी है, ये सही में जो लास्ट में हमें स्लिप दिखाई गई थी उसी को आधार बना करके सारी फॉर्मेट की है। तो सही में किसानों का शोषण इस स्तर तक होता है, उनको उचित और लाभकारी मूल्य तो छोड़ दो, उनको जो उनकी लागत है वो भी प्राप्त नहीं हो पाती है कई बार मंडी में जब वो अपनी फसल बेचने जाता है। चुनौतियाँ क्या है इसमें, कि APMC में लाइसेंस प्रणाली क्या है, जटिल और पारदर्शी है। इसी के कारण हर कोई क्या है, वहाँ पर आड़तिया नहीं बन पाता है। आप देख रहे होंगे अगर आप फसल बेचने जाते हो, ग्रामीण क्षेत्र से हो, तो जो आड़तिया आपके दादा के टाइम से चल रहा था, फिर उसका आड़तिये का बेटा, मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी ही सिस्टम चल रहा है। क्योंकि लाइसेंस लेने में क्या चलती है, पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं होती, घूसखोरी चलती है। जो ज़्यादा पैसे खिलाएगा उसी को लाइसेंस मिलेगा। इसलिए आड़तिये फिक्स हैं और बहुत कम मात्रा में है। अनाज बेचने वाले ज़्यादा हैं, खरीदने वाले कम हैं, तो वहाँ पर खरीदने वालों की मनमानी चलती है, बेचने वालों की नहीं चलेगी। इसी की जगह अगर बेचने वाले कम हो, खरीदने वाले ज़्यादा हो, तो बेचने वालों की चलती है, जैसे एयरटेल जियो की चल रही है। तो ये चीज़ है, क्योंकि लाइसेंस प्रणाली क्या है, जटिल है और पारदर्शी नहीं है। ये पारदर्शी नहीं है। फिर APMC में बहु लाइसेंसीय प्रणाली है कि हर उत्पाद का अलग लाइसेंस मिलता है, हर स्थान के आधार पर अलग लाइसेंस मिलता है। अगर कोई दूसरी जगह से आकर के कोई बंदा वहाँ पर उत्पाद बेचेगा तो हर आड़तिया नहीं ले सकता, उसके लिए अलग लाइसेंस दिया होगा किसी आड़तिये को। कोई किसान जो प्याज ले रहा है वो बाजरा नहीं ले पाएगा, ये अलग अलग लाइसेंस दिए जाते हैं। तो वो लाइसेंस में जो घूस खिलाई है ना आड़तिये ने, उसको वो भी तो पूरी करनी है, इसीलिए वो किसानों का शोषण भी किया जाता है। प्रतिस्पर्धा का अभाव है क्योंकि आड़तिये कम हैं। बहुशुल्क प्रणाली हमने देख ही ली कि तुलाई शुल्क लग रहा है, पल्लेदारी शुल्क लग रहा है, ढुलाई शुल्क लग रहा है, परिवहन शुल्क लग रहा है, मंडी विकास शुल्क लग रहा है। जबकि मंडी में विकास आप देखते हो बहुत कम होता है, अनाज रखने की जगह नहीं होती है। कि अगर आपने मान लो अनाज रखा, इतना एक साथ ज़्यादा अनाज आ गया और बारिश आ गई, तो वहाँ पर शेड की सुविधा भी नहीं होती है। किसान का अनाज मंडी के अंदर भी सड़ जाता है बिना बोली लगे हुए, तुलाई नहीं हो पाती उससे पहले। कई बार किसान को ऐसे मामले में खाली कराना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं। APMC प्रत्यक्ष विपणन की अनुमति नहीं देता है कि किसान है वो सीधा बाजार में अपना उत्पाद है वो बेच सके, क्योंकि ऐसा करेगा तो उसको फिर लोन नहीं मिलेगा आगे के लिए, क्योंकि आड़तिये के पास उसका हिसाब किताब चलता है। अगली बार अगर वो आड़तिये के पास बेचने आएगा तो आड़तिया खरीदेगा नहीं, क्योंकि सब आड़तिये क्या हैं, आपस में मिले हुए होते हैं। संविदा कृषि की अनुमति नहीं देता, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की अनुमति नहीं देता है। और राज्य APMC कानून में संशोधन के लिए उत्सुक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि APMC कानून में किसानों के उत्पाद का क्या बढ़ जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा। क्योंकि अगर मान लीजिए व्यापारी ज़्यादा आ गए वहाँ पर लगाने के लिए बोली, उत्पाद का मूल्य बढ़ेगा, उत्पाद को फिर प्रसंस्कृत करेंगे, वहाँ पर उसका मूल्य बढ़ेगा। तो इससे क्या होता है कि जो शहरी मुद्रास्फीति है, शहरी मुद्रास्फीति वो क्या होती है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और सब चीज़ें, कोई भी सरकार है वो किस पर टिकी रहती है, शहरी मुद्रास्फीति पर। अगर कई बार आप दालों के भाव बढ़ जाएंगे, प्याज टमाटर के भाव बढ़ गए, तो सरकार भी दूसरी बार टेन्योर में नहीं आती है, इतना इफेक्ट डालती है शहरी मुद्रास्फीति। गांव में ये चीज़ें नहीं होती है। गांव में किसान होते हैं, अपना खेत का खाना होता है, नहीं होता अपने खेत में फिर भी पड़ोसी से मांग लेते हैं, उससे काम चला लेते हैं। जब उसके पास नहीं है हमने उसको दूध दे दिया, जब हमारे पास नहीं है हम उनसे दूध लाने लग गए। तो ऐसी चीज़ें चलती है। तो शहरी मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए ही किसान का एक तरह से उत्पाद का मूल्य बहुत कम लगाया जाता है और उसका शोषण का शिकार होता है। इसलिए देखोगे मंडी में रेट है, जो बोली है वो बहुत कम है, और वही चीज़ आप शहर में दुकान से लेने जाओ आपको बहुत ज़्यादा रेट लगे हैं। तो फिर APMC में सुधार करने के लिए एक मॉडल APMC अधिनियम 2003 लाया गया। ये किसके द्वारा लाया गया? ये लाया गया केंद्र सरकार के द्वारा। अब चूंकि कृषि है वो किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। तो इस पर कानून कौन बनाएगी? राज्य बनाएगा।
लेकिन राज्य कानून कर नहीं रहा है, तो इसमें केंद्र सरकार थोड़ा बहुत हस्तक्षेप कर सकती है, जो मॉडल एपीएमसी अधिनियम 2003 के अनुसार उसने करने की कोशिश की कि ये अधिनियम है, ये प्रावधान है, आप इन प्रावधानों को अपने राज्य के कानून बना करके उसमें लागू कीजिए एपीएमसी कानून में। ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन सलाह दी, सुझाव दिया। तो कुछ राज्यों ने तो इनको आंशिक रूप से अपनाया और कुछ राज्यों ने नहीं अपनाया। इसके उद्देश्य क्या थे? इसके उद्देश्य थे कृषि विपणन को कुशल बनाना, किसान को उत्पाद का उचित और लाभकारी मूल्य दिलवाना, एपीएमसी में आवश्यक सुधार करना, कृषि निर्यात एवं खाद्य प्रसंस्करण को प्रोत्साहित करना, ये उद्देश्य थे। विशेषताएं क्या थी? इस अधिनियम में बताया गया कि जो लाइसेंस प्रणाली है इसको आप समाप्त करके यहाँ पर पंजीकरण को प्रारंभ कीजिए, जिससे कोई दूसरी जगह का व्यापारी है वो भी आकर के अपना पंजीकरण करवा ले एपीएमसी में और वो भी बोली लगाए। ये नहीं है कि जो वहाँ का लाइसेंस मिला हुआ है, आड़ती हैं 5, 7, 10, वही डिसाइड कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो ये पंजीकरण शुरू करना चाहिए लाइसेंस प्रणाली के स्थान पर। प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, इससे किसान का भाव बढ़ेगा थोड़ा बहुत। बहुशुल्क प्रणाली है, उसके स्थान पर एकल शुल्क प्रणाली लगानी चाहिए। ये नहीं कि बार बार पर्ची कट रही है, फिर उसमें भी कोई टैक्स के अंदर टैक्स लगाया जा रहा है। एक रूप फिक्स कर दो, आपकी 100 रुपये लगेंगे, 150 रुपये लगेंगे बस। ये नहीं कि 50 यहाँ दे रहे हो, 100 वहाँ दे रहे हो, 30 उधर दे रहे हो, 20 उधर दे रहे हो। ये चीज़ें हटानी चाहिए। कृषकों को प्रत्यक्ष विपणन की अनुमति देनी चाहिए बाजार में। अनुबंध कृषि को अनुमति प्रदान करनी चाहिए। तो ये एपीएमसी अधिनियम मॉडल 2003 लाया गया, लेकिन इसको भी कोई खास सफलता नहीं मिली। इसलिए लिए 2015-16 में किसानों की आय को दुगना करने के लिए एक समिति बनाई गई, अशोक दलवई समिति। इस समिति ने कुछ सिफारिशें दी, जिनके आधार पर 2017 के अंदर एपीएमसी में व्यापक सुधार करने के लिए एपीएमएल, एएमसी नहीं है यहाँ पर, एपीएमएल है ये, एपीएमएल एक्ट 2003 प्रभावी रूप से लागू हुआ। एक्ट 2003 नहीं है, ये भी 2017 हुआ, मिस प्रिंट हो गया। तो अब जानते हैं कि ये एपीएलएम एक्ट 2017 क्या है। इसका पूरा नाम है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एंड लाइव स्टॉक मार्केटिंग एक्ट 2017। लाइव स्टॉक का क्या मतलब होता है? लाइव स्टॉक का मतलब होता है दोस्तों पशुधन। पशुओं को लाइव स्टॉक बोला जाता है। कृषि उत्पाद एवं पशुधन विपणन अधिनियम, इसमें क्या है कि कृषि उत्पाद के साथ पशुधन को भी जोड़ा गया, यानी पशुओं से जो हमें उत्पाद प्राप्त होते हैं। कि मंडी में केवल फसलों का ही क्यों हो रहा है क्रय विक्रय, आप अंडों का भी कीजिए, मांस का भी क्रय विक्रय कीजिए, इनको जोड़ने का भी सुझाव दिया गया। क्या विशेषताएं थी इसकी? ये भी बहु लाइसेंस प्रणाली के स्थान पर एकल लाइसेंस प्रणाली शुरू करो। ये नहीं कि अलग अलग उत्पाद को अलग अलग आड़तिये को लाइसेंस दिया है, ये चीज़ें करके एकल लाइसेंस लेके आओ। कृषि उत्पाद के साथ साथ पशु उत्पाद का भी क्रय विक्रय करो। बहुशुल्क प्रणाली के स्थान पर एकल शुल्क प्रणाली लगाओ। किसानों को प्रत्यक्ष विपणन की अनुमति दी जाए। संविदा कृषि को एपीएमसी से बाहर करना चाहिए, क्योंकि उसको फिर कोई भी मंडी शुल्क नहीं देना होगा। और देश भर में जो 22,000 गैर विनियमित मंडियां हैं, जिनको हाट बोलते हैं, बाजार बोलते हैं, आरपीएम बोलते हैं, रूरल पीरियोडिकल मार्केट, उनको क्या करना चाहिए? विनियमन की ओर उनको अग्रसर करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ताकि मंडियों के बीच की दूरी कम हो जाए, मंडियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और किसानों को उत्पाद का इसके कारण उचित मूल्य प्राप्त हो पाएगा। और देश भर में व्याप्त सभी एपीएमसी को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जोड़ा जाना चाहिए, जिससे सारी सूचनाओं का आदान प्रदान है वो पारदर्शिता के साथ किसान के सामने हो सके। और इसी को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल लाया गया था? ई नाम पोर्टल। ई नाम पोर्टल। ई नाम पोर्टल क्या है? ई नाम, ई से बन गया इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार, इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार। ये 2016 में शुरू किया गया था। ये एक सॉफ्टवेयर है जिसमें किसान अपने उत्पाद की गुणवत्ता का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेगा।
फिर उसके बाद उसकी बोली लगेगी और फिर उसको कहीं का भी व्यापारी उसकी बोली लगा सकता है। तो यहाँ पर फिर क्या आ जाती है, पारदर्शिता आ जाती है। 2016 में शुरू किया, इसको इन्फोसिस ने बनाया था। इन्फोसिस कंपनी है ना, आईटी कंपनी, उसके द्वारा इसको विकसित किया गया था। इसके अंदर क्या है, पहले किसान कहाँ जाता है, मंडी में जाता है। फिर जो इनाम वाला कोई बंदा है उसके पास जाएगा, वहाँ पर फिर क्या कराएगा, अपने गुणवत्ता की जांच कराएगा। फसल की गुणवत्ता की जांच करा ली, वो क्या देगा, उसको एक प्रमाण पत्र दे देगा, सर्टिफिकेट। फिर इसका एक क्या बन जाएगा, पेज बनाएगा, ई प्रोफाइल बनेगी इनाम पोर्टल पर, जहाँ पर उसका वजन कितना है फसल का और गुणवत्ता वाला सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया जाएगा। फिर 10 बजे से 2 बजे तक बोली लगती है उसकी। बोली देश का कोई भी व्यापारी उसकी लगा सकता है। अगर किसान है वो अपना क्या रखता है, एक मिनिमम बिड प्राइस रखता है कि जैसे मूंग लेके गया तो वो लिख देगा कि मेरे को 6,000 रुपये प्रति क्विंटल मेरा मिनिमम बिड प्राइस है। फिर जैसे ही उसको भाव मिलेगा मान लो 6500 और वो डन कर देगा, तो 6500 में उसके मूंग जिस व्यापारी ने बोली लगाई है वो उसके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, उसने खरीद ली। फिर वो व्यापारी क्या करेगा, कुछ एडवांस है वो कहाँ पर, किसान के खाते में डाल देगा। फिर या 2 या 3 दिन बाद जैसे ही वो माल व्यापारी के पास पहुंच जाएगा, यहाँ पर परिवहन लागत भी किसान की नहीं होती है, व्यापारी की होती है, तो फिर उसको पूरा भुगतान कर दिया जाएगा। इस प्रकार से इनाम पोर्टल है वो काम करता है। इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट अखिल भारतीय ट्रेडिंग पोर्ट है, पूरे भारत में चलता है। सिंगल विंडो सेवा प्रदान कर सकता है क्रय विक्रय के लिए। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाया गया है। इन्फोसिस से निर्मित है और इसकी टैगलाइन है उत्तम फसल उत्तम इनाम। प्रारंभ में 200 करोड़ के आवंटन से 1 जुलाई 2015 को इसका अनुमोदन हुआ था और 2016 को 8 राज्यों की 21 मंडियों में औपचारिक तौर पर इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कर दी गई थी। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए आपको मैं 2 मिनट की एक वीडियो और दिखा देता हूँ, आपको सही लगेगी वो। फिर और ना ही फसल का सही दाम मिलता है। अरे बाबूजी देखो, ताऊ सुबह तो बैलगाड़ी लेकर गए थे और अब नया ट्रैक्टर लेके आ रहे हैं। अरे धनीराम बात सुन, पर आज तुम ये अचानक से ट्रैक्टर कहाँ से ले आए? किशोर भैया, ये सब कुछ मैंने पाया है केंद्र सरकार की ई-नाम वेबसाइट की मदद से। ई-नाम? हाँ, ई-नाम। भाई तुम जब मंडी जाते हो तो तुम आड़ती से हाथ मिलाते हो, है ना, और फिर वही तुम्हारी फसल की बोली लगवाता है बिना फसल की गुणवत्ता जांचे, अपने हिसाब से, अपनी दर पर और अपने ही लोगों को बिकवाता है। उन्हें मिलता है ढेर सारा पैसा और तुम्हारे हाथ में आता है ठेंगा। पर जब मैं मंडी जाता हूँ तो मैं मिलता हूँ उस आड़ती से जो मेरी फसल की गुणवत्ता की पहले तो जांच करवाता है और फिर उसके आधार पर मेरी फसल की कीमत तय करता है और फिर आड़ती वही कीमत ई-नाम पर चढ़ाता है और फिर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक इसकी बोली लगवाता है। और हाँ, वो भी सिर्फ अपनी मंडी के खरीदारों में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान भर के खरीदार मेरी फसल की बोली लगाते हैं। तो मुझे मिलती है अपनी फसल की अधिक से अधिक कीमत उसकी गुणवत्ता के आधार पर, और वो भी मेरी नजर के सामने। और तो और मेरी फसल भी खरीदार खुद ही लेकर जाता है। तो अब अगर अपनी फसल की सही कीमत पानी हो तो अपनी फसल बेचो ई-नाम पर। तो एक बार फिर से सुन लो ई-नाम के 5 फायदे। पहला, ई-नाम है पूरे हिंदुस्तान में। दूसरा, किसान को बेहतर कीमत मिलती है क्योंकि अब उसकी फसल ज्यादा जगह बिक सकती है। तीसरा, ये पूरा तरीका एकदम पारदर्शी है और किसान हर चीज को खुद अपनी आंखों के सामने देख सकता है। चौथा, किसान को समय पर अपने पैसे मिलने की गारंटी। और पांचवा, कीमत फसल की गुणवत्ता के अनुसार मिलती है। अरे वाह, अब तो हम भी अपनी फसल ई-नाम के जरिए ही बेचेंगे। और हम भी।
तो ये जो हमने वीडियो देखी है ये PIB के द्वारा ऑफिशियल रिलीज की हुई वीडियो है। इसको देखकर भी आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। तो ये क्या करता है, ये किसान और व्यापारी को देश में किसी भी कृषि मंडी में कृषि उत्पादों को खरीदने और बेचने की सुविधा प्रदान करता है। लाभ क्या है इसके, किसान को उत्पाद का उचित मूल्य प्राप्त होता है क्योंकि प्रतिस्पर्धा ज़्यादा होती है। अपने ही प्रदेश के अन्य भागों में या अन्य राज्यों में कृषि उत्पाद व्यापारी वो खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। कृषि उपजों के मूल्यों के संबंध में सूचना की पारदर्शिता होती है कि कौन सी मंडी में कितना भाव चल रहा है, कल क्या भाव बिका था, ये सब चीज़ें। मंडियों की संचालन क्षमता और दक्षता पारदर्शिता क्या है, बढ़ जाती है इससे। तो ये ई-नाम प्लेटफॉर्म के क्या है, लाभ है। फिर आती है एक कृषि निर्यात नीति जो 2018 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो कृषि निर्यात है उसको 30 अरब डॉलर से दोगुना करके 60 अरब डॉलर करना 2022 तक, और किसानों की आय को भी दोगुना करना था। हालांकि ये पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन अभी भी ये लागू है और कृषि निर्यात को बढ़ावा दे रही है। दिसंबर 2018 में ये लॉन्च की गई थी। निर्यात विविधीकरण, मूल्य संवर्धन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक भारतीय उत्पादों की पहुंच बढ़ाना और जैविक उत्पादों पर से प्रतिबंध हटाने पर जोर दिया। जैविक उत्पादों को यहाँ पर क्या किया, प्रोत्साहित भी किया। वैश्विक बाजार से जोड़ने, बाधाओं को दूर करने और राज्य सरकारों की भागीदारी बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। कृषि निर्यात नीति छोटा सा है, ज़्यादा नहीं पूछेगा। फिर है सहकारी विपणन। सहकारी विपणन मतलब कई किसान एक साथ, लगभग 300 से 1000 किसान हैं, वो एक साथ अपने अनाज का क्या करते हैं, विक्रय करते हैं मंडी में। पहले सहकारी समिति भी बनाई जाती है इनके द्वारा, जहाँ पर सहकारी कृषि भी की जा सकती है। तो ज़्यादा लोग होंगे तो परिवहन लागत क्या होगी, कम होएगी। बार्गेनिंग ज़्यादा कर सकेंगे ये व्यापारियों के साथ। इनकी धारण क्षमता भी थोड़ी सी क्या है, बढ़ जाती है आपस में अगर ज़्यादा किसान होंगे तो सहकारी समितियों के माध्यम से उत्पादों का संग्रहण, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, परिवहन और बिक्री को सुनिश्चित करना, जिससे लागत कम आए और मूल्य ज़्यादा मिले थोड़ा। 50-60 के दशक से ये शुरू हुई थी। इसमें 2 संस्थाएं बनी थी, एक नाफेड और एक ट्राइफेड। नाफेड का है नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरल ऑफ इंडिया लिमिटेड, और एक जनजातियों से संबंधित थी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। बस इनके फुल फॉर्म है वो याद कर लेना। अभी जो चल रहा है वो है FPO, किसान उत्पादक संघ या संगठन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, ये भी सीमांत किसानों, छोटे किसानों का होता है, 300 से 1000, जो कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होता है। सहकारी समिति में, सॉरी गलत बता दिया, 300 से 1000 किसान नहीं होते, वहाँ कम होते हैं, ठीक है, 10, 15, 20 किसान। 300 से 1000 है वो FPO में होते हैं। सामूहिक रूप से उत्पादन कर सकें, मार्केटिंग और बिक्री कर सकें। एक जिला एक उत्पाद वाली अवधारणा है वो ज़्यादातर इसी पर बेस है। उद्देश्य कुशल, लागत प्रभावी और स्थानीय संसाधनों के उपयोग के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करना। बेहतर कोष, ये वो वाला कोष है, कोष बाजार संबंधों के माध्यम से उच्च प्रतिफल यानी फायदा लेना, और सामूहिक कार्रवाई के माध्यम से बार्गेनिंग वगैरह अच्छे से कर पाना। ये किसान उत्पादक संघों का क्या है, फायदा है। तो ये अपना कृषि विपणन टॉपिक है, ये यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल के लिंक दिए हैं, उनको ज़रूर ज्वाइन करें। और इसकी PDF मैं वहाँ टेलीग्राम चैनल पर ये पूरी PDF है वो अपलोड करूँगा, ताकि आप नोट्स के माध्यम से इसको देख सकें, ठीक है। तो मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। अपने अमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ठीक है। कल के लेक्चर में।